हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का KRS एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कल RSCET का एग्जाम हुआ था, यानी कि 8 अक्टूबर को जो RSCET का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर मैं आप लोगों को हल करवा रहा हूँ। और हमारे जो चूरू जिले का जो पेपर जो होने वाला है RSCET का, वो होगा 15 तारीख को, यानी कि अभी आने वाले रविवार को। तो ये जो पेपर जो आज मैं आपको हल करवा रहा हूँ, ये आपके बहुत ही काम आएगा और इसमें आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी और पेपर सॉल्यूशन करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। ये जो पेपर है वो सेट सी है, मतलब RSCET के एग्जाम में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। पेपर जो होता है वो 70 नंबर का आता है और 35 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। ABCD 4 सीरीज में पेपर आता है। तो आज मैं जो हल करवा रहा हूं वो पेपर सीरीज जो है वो C सीरीज का पेपर है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन आया, यानी कि 8 तारीख का जो कल का जो पेपर था, उसका जो पहला प्रश्न जो आया वो है एक्सेल में 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। यहां पर आपका MS एक्सेल का एक फंक्शन पूछा गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सम फंक्शन जो होता है, जी हां, सम फंक्शन जो होता है, सम का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। यहां क्या पूछा गया है? सबसे अधिक वैल्यू। अब सबसे अधिक वैल्यू चेक करनी है। एवरेज का मतलब होता है औसत। अगर कोई औसत वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो वो फंक्शन काम आएगा। और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, कम से कम। तो वो ये हो नहीं सकता। तो सही आंसर जो है वो है मैक्स, MAX। मैक्सिमम जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? नंबर रेंज में सबसे अधिक बड़ी जो वैल्यू जो होती है वो बताता है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक्सेल का ही प्रश्न आया है और इस प्रश्न में पूछा गया है एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है। वी लुकअप फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। वी लुकअप फंक्शन कब काम आता है, किस प्रकार के डाटा पे काम आता है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई 2 डेटा है और दोनों संख्याओं को हमें खोजना है, आपस में तुलना करना है कि भी इस कॉलम में ये जो डेटा है वो दूसरे कॉलम में भी है या नहीं है। ये तुलनात्मक एक जानकारी मिलती है इससे। तो वो वी लुकअप फंक्शन में काम आती है। तो इसका पहला आंसर जो है वो एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाली संख्या की सेल्स की गणना करता है, ये नहीं है। एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू को लौटाता है, यानी ये खोज करने वाला जो है ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक्सेल 2010 में एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता, अंग्रेजी में बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा मान्यता की सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो चेक कर लेते हैं। चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए नहीं जी, चार्ट और ग्राफ का नहीं होता है। एक वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी दूसरा काम है। सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए शर्त, वैलिडेशन, शर्त लगाई जाती है कि इस शर्त के अकॉर्डिंग अनुसार ही आप काम करेंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए। चलिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। गणना करनी है। एक सेल में संख्या है, मान लीजिए ABCD ये कॉलम है, 1 2 3 4 जो है वो क्या है? रो है। तो अब ABCD कॉलम में कोई संख्या है 10 20 30 40 लिखी हुई है और इनको हमें एक साथ जोड़ना है, गणना करनी है, काउंट करनी है। मेन बात क्या है? काउंट करनी है। तो वो कौन सी
फंक्शन आएगा, काउंट फंक्शन आएगा, क्योंकि सम का मतलब जोड़ है, एवरेज, एवरेज निकालने वाला। काउंट इफ से शर्त, काउंट इफ का मतलब शर्त लगती है, कंडीशन लग जाती है। लेकिन इसने पूछा कि पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने वाले फंक्शन का उपयोग किया जाता है, वो काउंट फंक्शन होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, देखो एक बात देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो पेपर हुआ इसमें एमएस एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अब एमएस एक्सेल इतना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे जॉब हम लोग करते हैं तो वहां एमएस एक्सेल में डेटा का जो काम होता है वो बहुत जगह काम आता है। तो एमएस एक्सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लो ओरिएंटेशन क्या होती है। देखो ओरिएंटेशन जो होती है ना, वो ये जो पेज आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूं। पेज हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो होता है खड़ा पेज और एक होता है पड़ा पेज। अब जो खड़ा पेज होता है वो होता है पोर्ट्रेट और जो पड़ा पेज होता है वो होता है लैंडस्केप। तो एक्सेल वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आप लोगों से पूछी गई है। एमएस पावर पॉइंट में जो ओरिएंटेशन होती है स्लाइड की वो ही लैंडस्केप में आती है, जबकि एमएस वर्ड में, एक्सेल में जो आती है वो पोर्ट्रेट ही आती है। ध्यान रखना, अगर यहां पे एक्सेल की बजाय पावर पॉइंट पूछा जाता ना तब तो आप बताते कि सर ये तो लैंडस्केप होता है, लेकिन एक्सेल में पूछा गया है तो सीट जो होती है वो खड़ी ही आती है। जब आप प्रिंट करते हो ना तब ये पेज आते हैं। हालांकि आप चाहे तो कर सकते हो, वो तो मैनुअली होता है, ये बाय डिफॉल्ट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड शो को जब रन करते हैं, पहली स्लाइड से जब रन करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। Ctrl+S तो सेव का मतलब फाइल को सुरक्षित करना, तो ये तो होगा ही नहीं ना। Ctrl+P क्या काम आता है? प्रिंट। और Alt+F और क्या आता है? प्रोग्राम को क्लोज करना, बंद करना किसी फाइल वगैरह को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? F5 जो है वो सही जवाब है। तो ये आप लोगों के 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और 7वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आराम से हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी के ज्यादा विद्यार्थी है इसलिए हिंदी जो है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो 7वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है? अब देखो शुद्ध हिंदी जो होती है ना, थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाला, क्योंकि कंप्यूटर के जब आप स्टूडेंट हो कंप्यूटर के तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का पता होना चाहिए। Which ribbon tab in PowerPoint 2010 allow you to format the background of a slide? क्या पूछा गया है? फॉर्मेट क्या करना है? बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड। एक स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, परिवर्तन करना है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो सही जो टैब पूछी गई है, अब ये टैब होती है, इसकी टैब होती है डिजाइन टैब। कौन सी टैब होती है? डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में ही बैकग्राउंड बदलने से संबंधित सारी कमांड्स होती है, ये ध्यान रखना। पावर पॉइंट का अगला क्वेश्चन आ गया। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य होता है? अब ये स्लाइड शो बनाया क्यों जाता है भाई? जब हमें कोई चीज का प्रेजेंटेशन देना हो तो वो एक ही स्क्रीन पे तो आ नहीं सकता, वो अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग टॉपिक के अनुसार दिखाया जाता है। तो वो होता है प्रेजेंटेशन। कोई भी बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो इफेक्टिव तरीके से तो वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अब प्रेजेंटेशन के हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए, यहां प्रिंट करने वाली तो बात ही नहीं है। क्या पूछा गया है? स्लाइड शो टैब का उद्देश्य पूछा गया है। एक नया स्लाइड बनाने के लिए, नया स्लाइड अगर बनाना हो तो उसके लिए अपनी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। क्या होती है? Ctrl+M। अगर Ctrl+N दबाते हैं तो नई प्रेजेंटेशन खुल जाती है। चलिए बीच में एक जानकारी बता देता हूं आपको। MS पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं और MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं।
ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके जो RSCIT के पिछले जो एग्जाम हुए हैं ना, उनमें ये सारी चीजें पूछी गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो पूछा गया है कि स्लाइड्स और टेप का मुख्य उद्देश्य है, तो वो है प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, यानी कोई प्रेजेंटेशन है उसको आप दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि भाई ये चीज बनानी है, तो इसके लिए आप स्लाइड शो तैयार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? फिशिंग पूछा गया है। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। चलिए मछली को दाना डालना क्या होता है समझा देता हूं थोड़ा सा। कई बार क्या है ना, हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है, अभी भी फलां कंपनी या किसी का नाम आता है, आपको 239 का रिचार्ज फ्री दिया गया है, अभी लिंक पे क्लिक करे, अपनी जानकारी भरे और रिचार्ज फ्री में प्राप्त करे। वो होती है फिशिंग। अब कई लोग उस झांसे में आ जाते हैं, अच्छा फ्री में मिल रहा है, फटाफट लिंक को खोल देते हैं, वो जानकारी हमसे प्राप्त करता है कि हाँ अपना नाम लिखिए, पापा का नाम, DOB, सारी वो चीजें हमसे ले लेता है और फिर कहता है अच्छा सबमिट कर दीजिए। वो क्या होता है? वो होता है फिशिंग। हाँ, अब मछली जाल में फंस गई है। बहुत सारे मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं ऐसे केसेस लेकर, कई दोस्त भी आ जाते हैं कि यार मैंने ये कर दिया, अब बताओ अब क्या करूं। ऐसा एक उदाहरण मेरे पास आया। मेरे एक मित्र के पास एक मैसेज आ गया फ्री वाला, उसने फ्री के चक्कर में रिचार्ज वाले में सारी डिटेल भर के सबमिट कर दी, उसका 50% मोबाइल हैक हो गया, पूरा का पूरा मोबाइल चला गया, उसका डेटा जो है 50% गया। फिर वो मेरे पास लेके आया, ये बताना यार ये क्या हो गया, 50% दिखा रहा है। भाई रुको रुको, ये तो आपका मोबाइल का डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मोबाइल पे मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक मत करिएगा। कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, रिचार्ज कोई कंपनी फ्री नहीं देती है। भूल के भी किसी भी लिंक पे अपने को क्लिक नहीं करना है और शेयर भी नहीं करना है। वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, वो भी नहीं करना है। ध्यान रखना, क्योंकि इससे फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल जाती है और आपने मारवाड़ी में बोले जा कोई न कोई भोड़ो श्याणो फंस जावे मां, है ना। तो ये नहीं करना है। तो इसका जो आंसर जो है, फिशिंग शब्द का मतलब होता है धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। और ये ईमेल के जरिए भी आ जाती है, मेल पे भी आ जाते हो, आपने इतनी लॉटरी जीत ली है, अपनी डेटा हमें उपलब्ध करवाइए, आप अपनी आईडी भेज दीजिए। और कई बार तो ये केसेस तो आप लोगों को पता ही हो ना, बहुत सारे लोग हेलो सर, नमस्ते सर, आपकी लॉटरी लग गई है, आप ये डेटा, अब वो बीच फंस जाते हैं, फिशिंग में आ जाता है। वो 5,000, 10,000, 20,000 जमा करवा देते हैं, सर आप वहां जाइए, वहां आपका पार्सल आया हुआ है। ये फिशिंग चल रही है, भूल के भी ये नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10वां क्वेश्चन बता देता हूं। भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य है विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करता है? ये क्या चीज होती है सर? अरे भाई, ये जो पूछा गया है हिंदी शुद्ध है, इंग्लिश को देख लेते हैं। Which of the following acts in India specifically aim to governing and regulating of illegal copies of computer program? किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी करना फिर उसको बेचना, क्योंकि हर जो सॉफ्टवेयर, महंगे सॉफ्टवेयर जो होते ना, खरीदे हुए सॉफ्टवेयर पे अपना हक होता है। पैसे देके चीज खरीदी है भाई, अरे भाई पैसे देके कोई चीज खरीदी और उसको कहते भाई जी आप मेरी है, तो आपा क्या बोला है, बोला अच्छा तेरी क्या हुई, दाम दिया, दाम पैसे लगते हैं, है ना। तो वो फ्री वाली चीज नहीं होती, लेकिन जो कॉपी करके जो चीज लेते हैं ना, वो पायरेटेड हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रतियों के नियंत्रण विनियम को नियमित करता है। यानी आप कॉपीराइट कॉपी करके कोई चीज को बेच नहीं सकते। बाकी तो आप जानते ही हो। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ही आंसर छुपा होता है। ढंग से अगर हमने पढ़ लिया तो आप सही जवाब दे सकते हो। तो सिस्टम को रिस्टोर पॉइंट पूछा गया ना, अनुमति पूछा गया, तो भाई सिस्टम रिस्टोर पॉइंट नाम ही दे रखा है, तो ये सिस्टम के कोई पॉइंट है उसको रिस्टोर कर देगा जहां तक हम चाहते हैं। मतलब आपके सभी फाइल फोल्डर की बैकअप बनाने की ना, सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाए, और अगर समस्या त्रुटियां होती है बैक, ये क्या करता है? रिस्टोर कर देता है। इसका सही जवाब ये है, विंडोज सिस्टम में क्या होता है रिस्टोर का, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का, कि जैसे मान लो आज जो तारीख है, आज पीसी में कोई गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो चल रही है, तो हमने उसको रिस्टोर कर दिया 5 दिन पहले की कंडीशन में, तो वो उस तारीख में रिस्टोर हो जाएगा। 5 दिन पहले जो डेटा थे वो सारे के सारे हमें दिखाई देंगे। तो इसका सही जवाब है ये, सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाए अगर समस्या या त्रुटियां होती है तो। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और इस पेपर में देखो एक्सेल के कितने सारे क्वेश्चन आ गए। हालांकि इतने आने नहीं चाहिए थे, लेकिन एक्सेल के इतने सारे क्वेश्चन आ गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक्सेल महत्वपूर्ण है। बच्चे एक्सेल में तैयारी कम करते हैं तो आएंगे ही आएंगे ना। एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? देखो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है सर? अरे भाई, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट ये भी होती है, ये भी होती है। फाइंड ये आती है एच, रिप्लेस में ये आती है। अब फाइंड एंड रिप्लेस कंबाइंड एक ही कमांड होती है, एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है, ऊपर 2 टैब आती है। अगर आपने प्रैक्टिकली काम में लेके देखा है तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है नई फाइल लेना, तो ये तो है ही नहीं। कंट्रोल आर ये भी नहीं है। तो इसमें देखो ये दोनों ही सही है। अब ये दोनों ही क्या है? सही है। मैं यहां पे इस क्वेश्चन में आपको यह बता देता हूं, हो सकता है जहां तक मेरा मानना है, हाँ यहां पे अपने को बोनस अंक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों ही उत्तर सही है, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच। अब कुछ कंट्रोल एफ को फाइंड अगर करना है तो कंट्रोल एफ, और रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच। क्वेश्चन तो एक साथ दे रखा है ना, तो इसमें कंफ्यूजन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो यूनिवर्सिटी मानेगी वो ही मान्य होगा। हालांकि ज्यादातर लोग जो मान रहे हैं वो इसको ही मान रहे हैं, लेकिन इसका मैं क्लियर नहीं कहूंगा आपको। क्यों नहीं कहूंगा? कि देखो हर चीज कंप्यूटर में मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल करके देखो। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करो, दबा के देख लो। कंट्रोल के साथ एफ दबाया, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया, वो फाइंड वाला आया कंट्रोल एफ, है ना। और कंट्रोल एच जो आया वो रिप्लेस वाला आ गया। लेकिन कमांड तो सेम ही खुल रही है ना। अब इसमें कौन सा जवाब दे, ये बताओ, है कि नहीं? ये चीज कमांड तो सेम ही ओपन हो रही है, क्योंकि यहां फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का पूछा है। फाइंड पूछता तो कंट्रोल एफ बता देते, तो इस पे कंफ्यूजन रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? ये भी जो शॉर्टकट है, आप देखो सर बता रहे हैं क्योंकि डेली का काम है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी मत मानो, प्रैक्टिकल करके देखो ना, आप इस चीज को पता चल जाएगा। तो आपको एक वर्कशीट, एक वर्कबुक होती है, उसमें 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होती है। आप चाहते हो कि सर मुझे चौथी वर्कशीट चाहिए, तो भाई ये तो कमांड है ही नहीं। कंट्रोल डब्ल्यू नहीं है, क्लोज की होगी। कंट्रोल आई इटालिक की शॉर्टकट होगी। कंट्रोल एस फाइल को सेव करना हो गया। कंट्रोल एन नई फाइल लेना हो गया, मतलब नई वर्कबुक ओपन हो गई। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? बोनस अंक मिलेगा। बिल्कुल इसमें बोनस अंक देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पूछा क्या गया है? नई वर्कशीट। अगर नई वर्कबुक पूछा जाता ना तब तो कंट्रोल एन सही था, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? वर्कशीट। तो वर्कबुक के अंदर फाइल होती है वर्कशीट, जैसे प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड होती है, वैसे ही एमएस एक्सेल में वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। तो वो कंट्रोल एन से तो नहीं ली जाती ना। चलिए इसको भी अब छोड़ रहे हैं, सही आंसर इसका नहीं आएगा क्योंकि बोनस अंक है।
एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? हाँ वो जो मैं पहले आपको फर्स्ट में बोल रहा था ना, वो अब वापस रिपीट मार रहा हूं। देखो, कंट्रोल एस फाइल को सेव करना, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए काम आती है, कंट्रोल ए फाइल को सिलेक्ट करने के काम आती है। तो इसका मतलब यही बचा फिर एल्ट प्लस इक्वल साइन का जो चिन्ह होता है, वो ABCD जो कॉलम होते हैं, आपकी 1 नंबर रो में जो भी डाटा है, लास्ट वाले कॉलम में आपको एक साथ इनका योग करना है, जोड़ करना है। तो फिर ऑटो सम के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल बराबर का चिन्ह आप साथ में दबाओगे, ये रिजल्ट आएगा। सही जवाब है इसका यही। कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है, स्प्रे करता है? अब इसका उदाहरण समझो। इंकजेट प्रिंटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही आएगा। देखो, लेजर प्रिंटर जो होता है वो ड्राई इंक सूखी स्याही का प्रयोग करता है, ये आएगा नहीं। इंकजेट प्रिंटर सर, जेट माने क्या? जेट माने मतलब वो जहाज जो चलते हैं और फिर धुआं सा पीछे छोड़ते चलते, फव्वारा सा चलता रहता है ना आकाश में, हम कई बार देखते हैं। वो क्या करते हैं? स्याही छोड़ते हुए चलते, मतलब वो स्याही नहीं छोड़ते, वो तो धुआं छोड़ते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो स्प्रे ऐसे छिड़कता है, और सही आंसर क्या आ जाएगा? इंकजेट प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है। RSAT के पेपर देने वाले जो 15 तारीख के जो विद्यार्थी हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो, तुक्का लगा सकते हैं अपन, 100 में से 90%, 99% ही ये सभी वाले जो होता है ना, ये सही होता है। 100 में से कितना? 99%। कई बार ये सभी सही नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसमें एनिमेशन टैब में प्रीव्यू भी होता है, एनिमेशन भी होता है, और समय टाइमिंग रेशियो जो होती है वो भी इसमें आती है। तो ये सभी उपरोक्त सभी वाला जो है, यहां पे सही जवाब आपका आ गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? हाँ, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल। अब देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। जी हाँ सर, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक ऐसी मशीन या प्रिंटर होता है जो बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर जो होते हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग तैयार करता है। वो मशीन जो होती है वो प्लॉटर होता है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट। चलिए, इनपुट आउटपुट क्या होता है ये तो आपको पता है ना। इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निर्देश देने वाली जो डिवाइस होती है ना, वो कमांड जो देते हैं पीसी को, वो होती है इनपुट डिवाइस। और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट में अंतर क्या हो गया? तो जो प्रिंटर मशीन से पेज निकल के हाथ में आता है वो तो है हार्ड कॉपी आउटपुट, और जो स्क्रीन पे जो हम लोग देख रहे हैं वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो इसका यही जवाब सही है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। शानदार क्वेश्चन आया ना। अब ये कह रहा है इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, वो चुनना है आपको। कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे? अरे भाई, फैक्स मशीन जो होती है, फैक्स से आप किसी दूसरी जगह पे कोई डॉक्यूमेंट भेज भी सकते हो और आपके पास आ भी सकता है, मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो ये नहीं है। मल्टी फंक्शन डिवाइसेस, MFD, मतलब 2 in 1 जो प्रिंटर जो होता है वो स्कैनिंग भी करता है और फोटोकॉपी भी करता है, तो दोनों चीज होगी ना। तो ये भी नहीं है। मोडेम, जी हां, मोडेम जो है वो सही जवाब है, क्योंकि इनमें से उपयुक्त, हालांकि ये सभी यूज की जा सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रश्न क्या पूछा? सबसे उपयुक्त चुनना है, और सबसे उपयुक्त जो
डिवाइस है वो होती है मोडेम, क्योंकि मोडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। चलिए फिर अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कौन सा रीड ओनली मेमोरी रोम का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम नाम आ गया, इरेजेबल फ्रॉम आ गया, फ्लैश मेमोरी और ये सभी। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जो फ्लैश मेमोरी जो होती है, जी हां फ्लैश मेमोरी जो होती है, फ्लैश मेमोरी इसका सही जवाब है। ये सभी जो है वो सही जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लैश मेमोरी एज ए मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, वो इसमें आती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे 20वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर्च इंजन की क्या भूमिका है? वेब क्रॉलिंग, सूचीकरण, सर्चिंग, ये सभी। अब एक सर्च इंजन होता है, वेब क्रॉलिंग क्या होती है बेटा? रोबोट सिस्टम जो होता है ना, वो अपनी साइट तुरंत अपने को दिखा देता है। कई बार आता है ना, सर्च करते हैं गूगल पे, जब भी आप सर्च करते हो इंडेक्स आती है, सर्चिंग तो सर्च करना हो ही गया। तो इसमें जो है वो ये सभी जो आंसर है वो सही जवाब है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हर एग्जाम में मान लो एक दो एग्जाम छोड़ के ये क्वेश्चन आ जाता है। बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि जब आप किसी ईमेल को आप कहीं पे भेजते हो तो 2CC और BCC में जब आप मेल आईडी डालते हो तो ऐसी कौन सी जो मेल BCC, CC और 2 में जो कौन सी है, वो जो मेन जो मुख्य 2 और CC वाले को दिखाई नहीं देती है मेल आईडी की, ये मेल किसको भेजी गई है, तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जी हाँ, इसका सही जवाब जो है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए फिर अगला 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रुपए क्या है? आप जब डेबिट कार्ड जानते हो ना, डेबिट कार्ड एटीएम जैसा आता है, एटीएम ही होता है वैसे तो, एटीएम कार्ड जो होता है, एटीएम नहीं एटीएम कार्ड, तो उसके ऊपर रुपए शब्द लिखा हुआ होता है। तो एक प्रकार की मुद्रा, क्रेडिट कार्ड का ब्रांड, डेबिट कार्ड का ब्रांड, एक डिजिटल वॉलेट। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब बच गए ये दोनों। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रुपए जो था ना, वो डेबिट कार्ड का एक ब्रांड के रूप में उभरा था। हालांकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पे ही रुपए लिखा हुआ आता है। तो इसका सही जवाब है डेबिट कार्ड का ब्रांड। लेकिन अगर नए डाटा के हिसाब से देखें ना, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ही सही होता है। देखते हैं इसमें क्या यूनिवर्सिटी कौन सा उत्तर जो है वो सही मानेगी। अगला जो क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? फ्री चार्ज बिल्कुल है, मोबीक्विक है, एयरटेल मनी है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। कौन सा आंसर सही हो गया? डी। अब ये ध्यान रखना, डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पूछी गई है और इसका सही जवाब फ्लिपकार्ट। बिल्कुल ऑनलाइन सेल चल रही है आजकल, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे चल रही है, jabong.com इन सब पे चल रही है। लेकिन भीम UPI.com इस पे नहीं है। ये जो भीम UPI.com है वो पैसे जब ट्रांसफर करते हैं ना अपने UPI से, उसकी साइट है। तो इसका सही जवाब ये है। निम्नलिखित में कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ये क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ये है इंस्टाग्राम है, सारे यूज में लेते हैं, लिंक्डइन, व्यवसायिक कमर्शियल सोशल साइट होती है ये। अब बच गया गूगल सर्च। तो सही आंसर क्या है? नहीं है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन सी साइट नहीं है, ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब है गूगल सर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है? राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो अपने राजस्थान सरकार का एक ऐसा पोर्टल है जिसपे सभी सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी कंप्लेन, शिकायत दर्ज करवानी होती है
किसी काम से संबंधित, तो वो साइट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। और इसका जो टोल फ्री नंबर जो होता है वो होता है 181। तो इसका सही जवाब है सरकारी विभागों में शिकायतों और शिकायतों का पंजीकृत करना। तो ये इसका सही जवाब है। 27वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? आवाज पहचान नहीं। जब आप आधार बनवाने जाते हो तो आपकी आवाज वहां पे रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती है? आधार में आवाज कहां से आएगी? रेटिना स्कैन, डीएनए सैंपल, ये भी नहीं होता है। मतलब दो तो ऑप्शन कट गए। चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्निशन, चेहरे की पहचान सही जवाब आएगा इसमें। अब देखो रेटिना स्कैन, आइरिस जो होती है ना, नाम तो वो भी आता है, लेकिन चेहरे की पहचान महत्वपूर्ण में आ जाती है, सबसे ज्यादा इसको माना जा सकता है। पैन कार्ड के लिए कहां आवेदन करना होता है? एनएसडीएल की साइट जो है वो पैन कार्ड अप्लाई के लिए काम आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पैन कार्ड जब आप बनाते हो तो कौन से नंबर का फॉर्म भरते हो? 49A, कौन सा? 49A। ये ध्यान रखना, ये फॉर्म भरा जाता है नया पैन कार्ड जब बनाते हो तब। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सभी जो बच्चे अब 15 अक्टूबर को जो एग्जाम देंगे, अपने चूरू जिले का, बीकानेर संभाग का कह सकते हो, सीकर संभाग का, अपने एरिया का जो पेपर है अभी जो होने वाला है, ये 1 तारीख को होने वाला था, लेकिन आरएस की परीक्षा के कारण ये स्थगित हो गया। तो ये अब 15 अक्टूबर को पेपर है। ये जो जितने की भी क्वेश्चन आए हैं ना, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जिस जगह से उठाए गए उसके आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। बिल्कुल। SSO ID क्या होती है? सिंगल साइन ऑन, जहां से हम फॉर्म वगैरह भरते हैं। और NPS न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित होगी। UIDAI आधार की जो वेबसाइट है। ध्यान रखना रे, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं और आया हुआ क्वेश्चन भी है फुल फॉर्म वाला। तो अगला जो क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेनू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है फॉन्ट। कौन सा विकल्प? फॉन्ट। पेज लेआउट में पेज से संबंधित जानकारियां आती है। इंसर्ट में चार्ट, ग्राफ या कोई भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराते हो तो वो चीज काम आती है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जब आपका कोई टेक्स्ट है वो जो अलग स्टाइल में है, नीचे वाला टेक्स्ट अलग स्टाइल में है, उनको दोनों को सेम करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फॉन्ट। MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? कुंजी कॉम्बिनेशन पूछा गया है। पहले वाली स्थिति पिछली क्रिया पर जाने के लिए देखो, अंडू, रीडू, ये कमांड इसमें आ गई है। ये तो है अंडू कमांड, ये है रीडू कमांड, ये कट कमांड और ये सेव कमांड, ये शॉर्टकट की है। तो Ctrl+X का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टेड आइटम को या टेक्स्ट को कट करना, कट। Ctrl+Z अनडू, पहले वाली स्थिति, यही तो पूछा गया है। पहले वाली स्थिति का पिछली क्रिया, पिछली क्रिया मतलब पहले वाली स्थिति। Ctrl+Y रीडू, रीडू क्या होती है? जब अंडू कमांड यानी Ctrl+Z से पिछली स्थिति पे जाते हो और फिर वापस उसी स्थिति पे जाना हो यानी आना हो तो ये कमांड काम आती है। और Ctrl+S का मतलब होता है सेव कमांड। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका सही जवाब है Ctrl+Z। MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा तो उसे देखने के लिए कौन सी कमांड काम में लेंगे? सिंपली समझा देता हूं। अगर आपने MS वर्ड में कोई पेज बनाया है, टाइप तो कर लिया, अब आप चाहते हो कि ये पेज छप के प्रिंट होके आए तो कल को कोई दिक्कत ना हो, मतलब आधे अधूरे टेक्स्ट आ जाए कि लाइन ऊपर नीचे आ जाए, तो ये देखना कि पेज छपेगा कैसे। तो उसकी कमांड होती है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट मतलब छापना, प्रीव्यू, प्रीव्यू प्राथमिक व्यू, पहले देखना, छापने से पहले देखना कि पेज कैसे छपेगा। प्रिंट लेआउट, पेज ब्रेक, स्पेल चेक, ये कमांड इसमें काम नहीं आती है कि स्पेलिंग चेक करना, पेज को ब्रेक, जहां पे आपका कर्सर होता है वहीं से पेज है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो ये भी
नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया है। टेबल, चित्र और चार्ट अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लेना है तो आपको कमांड लगानी, टैब का उपयोग करना होगा इंसर्ट का। इंसर्ट स्थापित करना, कोई चीज अंदर लेना, डॉक्यूमेंट के अंदर लेना, वो होता है इंसर्ट। अब इंसर्ट में जितनी भी चीजें आएगी वो सारी आपके डॉक्यूमेंट में आती है। ये रिफ्रेश हो गया, पेज लेआउट होगा, पेज से संबंधित पेज को कैसे देखना है, किस हिसाब से बनाना है, मार्जिन वगैरह, वो सारा का होम कमांड, फॉन्ट वगैरह वाली वो चीजें आ जाती है इसमें। और MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? 2010 का MS वर्ड का एक्सटेंशन कोड पूछा गया है। तो ये तो है 2003 का, ये है एडिटर जो होते हैं यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड, उनका। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है PDF उसका, और ये है DOCX डॉक्स। अब ध्यान रखना MS वर्ड का DOCX डॉक्स, पावर पॉइंट का PPTX होता है, एक्सेल का XLSX होता है, इसका आ ही गया। ये तीनों में से बहुत बार पूछा जाता है, और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि पावर पॉइंट की फाइल जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है, एक्सेल की फाइल वर्कबुक होती है, और डॉक्स यानी MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। MS वर्ड 2010 में दस्तावेजों के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग होता है? एक डॉक्यूमेंट आपके पास, आपने टाइप कर रखा है और आप फर्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो, लाइन के प्रारंभ में जाना चाहते हो, तो होम का मतलब घर, शुरुआत जहां से आप चले थे, ये होम कमांड इसका सही जवाब होगा। एंड का अंत होता है, ध्यान रखना, लाइन के अंत में जाने के लिए। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग होता है? अगर आप कोई टाइप करते हो डॉक्यूमेंट के अंदर और उसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो यहां पूछा गया है सेंटर। क्या पूछा गया है? सेंटर। तो सेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E, Ctrl+C कॉपी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना, Ctrl+L, Ctrl+R। ये है नहीं अपने, क्यों काम नहीं आ रहे, हमें सिर्फ यही पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये Ctrl+R जो है ना, राइट अलाइनमेंट के काम आता है, ध्यान रखना, राइट अलाइनमेंट के। अपने को शॉर्टकट क्या पूछा गया है? संयोजन का पूछा गया सेंटर अलाइनमेंट का। तो ये आपके जो 35 क्वेश्चन है वो है। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके लिख के बताएं। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी जानकारी 15 अक्टूबर को जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर चैनल पे कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताएं। चलिए फिर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं। ओके, बाय।